साल 2001 के गुजरात के ऊर्जा परिदृश्य के बारे में जब मैं पढ़ रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे मतलब कोई ढहता हुआ ढांचा हो। हाँ, स्थिति सच में बहुत गंभीर थी उस वक्त। बिल्कुल। ग्रामीण इलाकों में तो 70% तक बिजली चोरी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती थी। ग्रिड एकदम जर्जर हालत में थे, पावर कट तो मतलब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। और वित्तीय स्थिति तो और भी डराने वाली थी। एकदम सही कहा। गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसे हम GEB कहते हैं, वो करीब 22.46 बिलियन रुपए के भारी भरकम घाटे में डूब रहा था। मतलब बुनियादी स्तर पे पूरा सिस्टम ही चरमरा चुका था। जी बिल्कुल, एक डूबी हुई संस्था की तरह। हाँ, लेकिन अगर आज के गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी गेटको के आंकड़ों को देखा जाए ना, तो पूरी तस्वीर ही बदल चुकी है। आज उनका सिस्टम 99% से ज्यादा समय तक चालू रहता है। अरे वाह, 99%। हाँ, और जो ट्रांसमिशन नेटवर्क में नुकसान होता है वो 4% से भी नीचे आ चुका है। इसे अगर एक फेरी टेल रिवाइवल या जादुई पुनरुद्धार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। देखिए, अगर हम इस बदलाव को एक व्यापक नजरिए से देखें ना, तो ये घाटे और अंधेरे से निकलकर एक बहुत ही शानदार सफलता की कहानी है। और ये केवल एक कंपनी का टर्न अराउंड नहीं है, बल्कि एक ऐसा ढांचागत ट्रांसफॉर्मेशन है जिसने पूरे पावर सेक्टर के काम करने के तरीके को ही बदल के रख दिया है। सही बात है। और आज के इस डीप डाइव का हमारा मुख्य उद्देश्य भी यही है। हम इसी परिवर्तन की परतों को खोलने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स और रेटिंग एजेंसियों की बहुत सी रिपोर्ट्स का एक बड़ा अंबार है। इन सबको खंगालकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जादुई बदलाव जमीन पर कैसे लागू हुआ। नीतियां तो बहुत बनती हैं, पर असरदार कितनी होती हैं, ये देखना दिलचस्प है। हाँ, मतलब चर्चा सिर्फ नीतियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हम उन बारीकियों को समझेंगे जिनकी वजह से ये नीतियां सफल हुई। और यहाँ ये भी स्पष्ट कर दूं कि हमारा ये विश्लेषण पूरी तरह से निष्पक्ष और तथ्यों पर ही आधारित रहेगा। जी, क्योंकि हमारे स्रोत सामग्री में कई सरकारी नीतियां और रेगुलेटरी कदम शामिल है। हमारा उद्देश्य किसी विचारधारा का समर्थन करना नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र और तकनीकी बदलावों की गहराई में जाकर इस केस स्टडी से सबसे महत्वपूर्ण बातें निकालना है, ताकि असल मॉडल की कार्यप्रणाली को समझा जा सके। बिल्कुल। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस मूल बीमारी को देखना होगा जिसने पुराने सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया था, जो कि बहुत जरूरी है। 2001 में JEB का जो वित्तीय बोझ था वो इस कदर बढ़ चुका था कि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनका एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस, जिसे हम AT&C लॉस कहते हैं, वो 35.27% तक पहुंच गया था। 35%। मतलब अगर हम इसे आम भाषा में समझें तो ग्रिड में डाली गई हर 100 यूनिट बिजली में से 35 यूनिट से ज्यादा का कोई पैसा ही वापस नहीं आ रहा था। एकदम सही। और इस 35% के नुकसान के पीछे एक बहुत बड़ी संरचनात्मक खामी छुपी हुई थी। वो क्या थी? देखिए, उस समय की जो रेगुलेटरी संस्था थी, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, GERC। हाँ, GERC। उनके विश्लेषण में ये बात सामने आई कि यूटिलिटी अपने तकनीकी नुकसान को सिर्फ 20% बता रही थी, जबकि असल में वो 34% के करीब था। अच्छा, तो आंकड़ों में गड़बड़ी हो रही थी। गड़बड़ी से ज्यादा ये एक बहुत बड़ी विडंबना थी। ग्रिड से जो बिजली चोरी हो रही थी ना, उसे जानबूझकर कृषि क्षेत्र की खपत में जोड़कर दिखाया जा रहा था। अरे, मतलब चोरी का बिल किसानों के नाम भाड़ा जा रहा था। एक तरह से हाँ, क्योंकि कृषि फीडर्स पर तो मीटर लगाने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, तो सिस्टम के पास ऐसा कोई तरीका ही नहीं बचा था जिससे ये पता चल सके कि बिजली असल में कहाँ गायब हो रही है। ये तो वही बात हो गई कि आपके बैंक खाते से लगातार पैसे कट रहे हैं और आपको कोई अंदाजा ही नहीं है कि वो जा कहाँ रहे। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और इसी बुनियादी खामी को दूर करने के लिए 2003 में गुजरात इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री एक्ट लाया गया था, है ना? हाँ, और उसी के नतीजे के तौर पर 2005 में GEB का वो ऐतिहासिक बंटवारा हुआ जिसे अनबंडलिंग कहा जाता है। मतलब एक बड़ी कंपनी को छोटे हिस्सों में बांट दिया गया। बिल्कुल। GEB को 7 अलग-अलग कंपनियों में विभाजित कर दिया गया। एक होल्डिंग कंपनी बनी, GUVNL, जनरेशन के लिए अलग से GSECL बनी, और ट्रांसमिशन के लिए जो कंपनी बनी वही हमारी आज की चर्चा का केंद्र है, गेटको। एकदम सही। और डिस्ट्रीब्यूशन को भी 4 अलग-अलग डिस्कॉम्स में बांट दिया गया। लेकिन केवल नाम बदलने या उन्हें अलग-अलग दफ्तरों में बैठा देने से तो रातों रात कोई चमत्कार नहीं हो गया होगा। यही तो इसका असली अर्थशास्त्र जुड़ा है। सबसे बड़ी बाधा क्या थी? GEB का वो पुराना पहाड़ जैसा कर्ज। हाँ? यहाँ सरकार ने एक फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग प्लान लागू किया। राज्य सरकार ने क्या किया कि वो 162.77 बिलियन रुपए का जो ऐतिहासिक कर्ज था ना, वो सारा अपने जिम्मे ले लिया। बिल्कुल।
इसका सीधा सा अर्थ ये था कि इन 7 नई कंपनियों को शुरुआत करने के लिए एक बिल्कुल साफ सुथरी क्लीन बैलेंस शीट मिल गई। अरे वाह। हाँ, ताकि वो पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में ना फंसे रहें, बल्कि सीधा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सके। अगर मैं इस सुधार को एक एनालॉजी के जरिए समझाने की कोशिश करूँ ना, तो ऐसा लगता है कि जीईबी एक बहुत ही भारी भरकम डूबता हुआ पुराना मालवाहक जहाज था। बहुत बढ़िया। जो अपने ही कर्ज के वजन से डूब रहा था। तो इस अनबंडलिंग के तहत उन्होंने उस एक बड़े जहाज को तोड़कर 7 तेज, आधुनिक और हल्की स्पीड बोट्स बना दी। बिल्कुल। और सबसे मजेदार बात ये रही कि जो कैप्टन था, यानी सरकार, उसने उस पुराने जहाज का सारा भारी सामान, या कह लें वो 162 बिलियन का कर्ज, अपने कंधों पर ले लिया, ताकि ये 7 नई स्पीड बोट्स एकदम तेजी से आगे बढ़ सकें। ये एनालॉजी पूरे मॉडल को बहुत अच्छी तरह से समझाती है, लेकिन इसमें एक और परत जोड़ने की जरूरत है। अच्छा, वो क्या? स्पीड बोट्स को गति तो मिल गई, लेकिन उन्हें सही दिशा दिखाने का काम जीई तक पहुंचने लगा। अरे वाह। और इसी डेटा के दम पर कोना 59 सब स्टेशनों का पूरा ऑटोमेशन कर पाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से 40 तो बिना किसी कर्मचारी के पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल सेंटर से चलते हैं। मतलब उन्होंने केवल हार्डवेयर नहीं बदला, उन्होंने तो ग्रिड को एक पूरा का पूरा डिजिटल नर्वस सिस्टम ही दे दिया। बिल्कुल। और मैंने ये भी पढ़ा था कि उन्होंने AL59, जिसे HTLS कंडक्टर्स कहते हैं, उनका इस्तेमाल किया। हाँ। इन तारों की खासियत ये होती है कि ये बहुत ज्यादा तापमान होने पर भी पिघलते या लटकते नहीं हैं। मतलब पुराने टावरों पर ही बिना नया ढांचा बनाए लगभग 2 गुनी बिजली भेजी जा सकती है। सही कहा। और जहाँ तक आपके उस सवाल की बात है ना कि क्या महंगी तकनीक जादू की छड़ी थी, हाँ,
तो गिटको ने इसके लिए एक वेब आधारित इंटीग्रेटेड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम या IAMS लागू किया। ये कैसे काम करता है? जब ग्रिड का सारा डिजिटल डेटा इस सिस्टम में आता था ना, तो इंजीनियर केवल ये देखकर नहीं रुक जाते थे कि अच्छा कौन सा ट्रांसफार्मर ट्रिप हुआ है। तो वो क्या करते थे? वो उस डेटा का इस्तेमाल उस खराबी के मूल कारण यानी रूट कॉज को पकड़ने के लिए करते थे। अच्छा, तो मतलब ये केवल फायर फाइटिंग नहीं थी, आग लगी और बुझा दी। बिल्कुल नहीं। वो बीमारी के लक्षणों को दबाने के बजाय डेटा एनालिटिक्स की मदद से उस फॉल्ट को हमेशा के लिए जड़ से ही खत्म कर रहे थे। प्रोएक्टिव अप्रोच थी पूरी। एकदम सही पकड़ा आपने। इस रणनीति का एक और पहलू ये भी था कि जो GIS और हाइब्रिड स्विच गियर खरीदे गए वो केवल इसलिए नहीं चुने गए कि वो देखने में आधुनिक थे। तो फिर देखिए, पुराने एयर इंसुलेटेड सबस्टेशनों को बहुत ज्यादा जगह और लगातार मेंटेनेंस चाहिए होती थी। इसके उलट गैस इंसुलेटेड सिस्टम लगभग मेंटेनेंस फ्री होते हैं। वो धूल, मिट्टी और नमी से बचे रहते हैं। मतलब शुरुआत में थोड़े महंगे जरूर होंगे। हाँ, अगर केवल शुरुआत की कीमत देखें तो महंगे लगते हैं, लेकिन अगर जीवन चक्र की लागत मतलब लाइफ साइकिल कॉस्ट देखी जाए ना, तो लंबे समय में ये फॉल्ट रेट और ऑपरेशनल लागत को इतना कम कर देते हैं कि ओवरऑल सिस्टम की रिलायबिलिटी 99% से ऊपर चली जाती है। ये तो ट्रांसमिशन लाइन और हाई वोल्टेज ग्रिड की बात होगी, जहां इंजीनियर और तकनीक का पूरा कंट्रोल होता है। लेकिन अब जरा उस बिंदु पर आते हैं जहां ये बिजली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए एक आम उपभोक्ता तक पहुंचती है। जी। क्योंकि देखिए, कोई भी डिजिटल सेंसर या स्मार्ट ग्रिड तब तक काम नहीं कर सकता जब तक जमीनी स्तर पर लोग तारों पर सीधे कुंडी या हुक डालकर बिजली चुरा रहे हों। बिल्कुल, तकनीक की अपनी सीमाएं हैं। हाँ, और यहीं से मुझे लगता है सामाजिक इंजीनियरिंग या सोशल इंजीनियरिंग की आवश्यकता महसूस होती है। और इसी सामाजिक इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा और शायद सबसे प्रभावी उदाहरण था ज्योति ग्राम योजना, जिसे JJY कहा जाता है। यह योजना पूरी तरह से इस जमीनी समझ पर आधारित थी कि आप ग्रामीण ग्रिड की समस्याओं को शहर के चश्मे से देखकर नहीं सुलझा सकते। हमारी स्रोत सामग्री में भी ज्योतिग्राम योजना को इस पूरे बदलाव की सबसे दिलचस्प केस स्टडी बताया गया है। शुरुआत में हमने बात की थी ना कि कैसे कृषि खपत के नाम पर बिजली की चोरी को छुपा लिया जाता था। हाँ बिल्कुल, 35% वाला आंकड़ा। तो JJY ने इस समस्या का एक भौतिक समाधान निकाला जिसे फीडर सेग्रीगेशन कहते हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो गांवों में कृषि और गैर कृषि इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से अलग-अलग समानांतर लाइनें बिछा दी गई। और इसके पीछे का विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों बहुत स्पष्ट थे। वो कैसे? इसका परिणाम ये हुआ कि गांवों के घरों, स्कूलों, अस्पतालों और छोटे कुटीर उद्योगों को एक अलग लाइन से 24 घंटे लगातार 3 फेज बिजली मिलने लगी। अरे वाह! और वहीं दूसरी तरफ किसानों को उनके ट्यूबवेल और पंप चलाने के लिए एक अलग लाइन से एक तय शेड्यूल के अनुसार दिन या रात के समय 8 घंटे के लिए बेहतरीन क्वालिटी वाली बिजली दी जाने लगी। अगर हम इसे एक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की तरह सोचें ना। अच्छा, कैसे? जैसे पहले मान लीजिए एक सिंगल लेन की सड़क थी जिस पर धीमी गति से चलने वाली बैलगाड़ियां यानी कृषि मोटरें और तेज रफ्तार कारें यानी घरेलू इस्तेमाल सब एक साथ चल रहे थे। हाँ, जिससे भयंकर जाम लगता होगा। बिल्कुल, इसी वजह से ग्रिड पर भारी दबाव रहता था, वोल्टेज ऊपर नीचे होता था और ट्रांसफार्मर जल जाते थे। सही बात है। तो JJY ने क्या किया कि उद्योगों और घरों के लिए एक 24 घंटे चलने वाला VIP एक्सप्रेसवे बना दिया और कृषि के लिए एक खास शेड्यूल लेन तय कर दी। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। और इस एक्सप्रेसवे का सामाजिक आर्थिक प्रभाव इतना व्यापक था ना कि इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। सच में? जी, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट यानी IWMI के एक शोध में यह सामने आया कि जब गांव में 24 घंटे निर्बाध बिजली मिलने लगी तो वहां हीरा तराशने, डायमंड पॉलिशिंग जैसी छोटी औद्योगिक इकाइयां बहुत तेजी से पनपने लगी। मतलब रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। बिल्कुल। और ये प्रभाव केवल कुछ उद्योगों तक सीमित नहीं रहा होगा। मैंने पढ़ा था कि आटा चक्कियों में जो महंगा डीजल जलाया जाता था वो पूरी तरह से बंद हो गया। हाँ, जिससे लागत में भारी कमी आई। महिलाओं की दिनचर्या भी पूरी तरह बदल गई। उन्हें अब पानी भरने या कपड़े धोने जैसे कामों के लिए आधी रात को बिजली आने का इंतजार नहीं करना पड़ता था। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। स्कूलों में दोपहर की गर्मी में पंखे चलने लगे, कंप्यूटर की शिक्षा संभव हो पाई और इसका एक सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि रोजगार की तलाश में
जो लोग शहरों की तरफ पलायन करते थे ना, वो काफी हद तक रुक गया। और अगर इस योजना का मूल्यांकन हम आर्थिक नजरिए से करें ना, तो ये कोई आम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं था। तो फिर क्या था? ये बिजली चोरी रोकने और राजस्व बढ़ाने का एक मास्टर स्ट्रोक था। देखिए, जब ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 24 घंटे स्थिर वोल्टेज की बिजली मिलने लगी, तो कुटीर उद्योगों से उनकी आमदनी बढ़ी। और जब आमदनी बढ़ी तो वो बिजली का बिल भी समय पर चुकाने लगे होंगे। एकदम सही। लोगों को ये बात समझ आ गई कि हुक डालकर ली गई मुफ्त की बिजली जो कभी भी गुल हो जाती है, उससे लाख गुना बेहतर वो मीटर वाली बिजली है जो उनके व्यवसाय को सुचारू रूप से चलने देती है। बिल्कुल, मतलब घरों और ग्रामीण उद्योगों के लिए तो JJY एक बहुत बड़ी सफलता साबित हुई। हाँ लेकिन कृषि क्षेत्र की तो एक अलग ही चुनौती थी ना। जी। किसानों को 8 घंटे अच्छी बिजली मिल तो रही थी, लेकिन राज्य सरकार पर जो कृषि सब्सिडी का भारी भरकम वित्तीय बोझ था, वो तो जस का तस था। हाँ, वो कम नहीं हुआ था। तो इसके समाधान के रूप में एक ऐसी नीति सामने आई जिसने बुनियादी तौर पर कृषि और ऊर्जा के रिश्ते को ही बदल दिया। आप सूर्य शक्ति किसान योजना की बात कर रही हैं? हाँ, स्काई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को केवल बिजली का उपभोक्ता बनाए रखने के बजाय उन्हें ही पावर प्लांट में तब्दील कर देना था। और ये सूर्य शक्ति किसान योजना यानी स्काई एक अत्यंत इनोवेटिव वित्तीय और तकनीकी मॉडल का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। ये काम कैसे करता है? इसके अंतर्गत किसानों को उनके खेतों में ही सोलर पैनल लगाने की सुविधा दी जाती है। योजना के डिजाइन के हिसाब से प्रति हॉर्स पावर पंप क्षमता के लिए 1.25 किलोवाट के सोलर पैनल लगाए जाते हैं। अच्छा। इसका फायदा यह है कि किसान दिन के समय अपने सिंचाई पंप चलाने के लिए इसी सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं और जो अतिरिक्त बिजली बच जाती है उसे वापस ग्रिड को बेच देते हैं। और इस योजना को लोगों के लिए आकर्षक बनाने के लिए इसका जो फाइनेंस मॉडल तैयार किया गया है ना, वो बहुत ही शानदार है। हाँ, उसके बारे में बताइए जरा। देखिए, सोलर पैनल लगाने की कुल लागत का केवल 5% ही किसान को अपनी जेब से देना होता है। सिर्फ 5%? हाँ, 60% लागत सीधे सरकारी सब्सिडी के रूप में मिल जाती है। तो बाकी 35% कहाँ से आता है? उस 35% के लिए बैंक से आराम से लोन मिल जाता है, जिसे किसान 7 साल की अवधि में चुका सकता है। यहाँ जो तंत्र सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है ना, वो है नेट मीटरिंग और इसके टैरिफ का स्ट्रक्चर। वो कैसे? जब किसान अपने इस्तेमाल के बाद बची हुई बिजली ग्रिड में भेजता है तो उसे 7 रुपए प्रति यूनिट की दर से भुगतान किया जाता है। 7 रुपए? ये तो काफी अच्छा रेट है। हाँ, और इस 7 रुपए को 2 हिस्सों में बांटा गया है। इसमें से 3.5 रुपए फीड इन टैरिफ यानी FIT होता है जो बिजली कंपनी वहन करती है, और बाकी के 3.5 रुपए वो सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि या इवैक्यूएशन बेस्ड इंसेंटिव के रूप में दिए जाते हैं। तो इस पूरी वित्तीय संरचना का जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सीधा अर्थ यह है कि किसान अपनी सिंचाई की जरूरतें तो मुफ्त में पूरी कर ही रहा है, साथ ही बची हुई बिजली बेचकर कमाई का एक नया जरिया भी बना रहा है। बिल्कुल, कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि इससे किसानों की आय में भारी इजाफा हुआ है। और अगर सरकार के दृष्टिकोण से देखें तो उन्हें पीक आवर्स के दौरान महंगे पावर प्लांट से बिजली नहीं खरीदनी पड़ रही है। दोनों का फायदा। और एक सबसे बड़ा पर्यावरणीय लाभ ये भी है कि चूंकि किसान हर यूनिट बिजली से सीधा पैसा कमा सकता है, तो वो बेवजह पंप चालू रखकर पानी बर्बाद नहीं करता। अरे हाँ, ये तो बहुत ही अहम पॉइंट है। इससे भूजल यानी ग्राउंड वाटर के अत्यधिक दोहन पर स्वाभाविक रूप से रोक लग रही है। पानी और पैसे दोनों की बचत। अब अगर हम इन सभी योजनाओं जैसे तकनीकी अपग्रेड, JGY और स्काई को एक साथ रखकर देखें ना, तो इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या? कि इन सब का गेटको की वित्तीय स्थिरता पर आखिर क्या असर पड़ा? इस प्रश्न का उत्तर हमें केयर और ब्रिकवर्क जैसी प्रतिष्ठित क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की रिपोर्ट्स में मिलता है। आपको पता है उन्होंने गेटको को क्या रेटिंग दी है? क्या रेटिंग दी है? उन्होंने गेटको को AA+ स्टेबल की शानदार रेटिंग दी है। अरे वाह! भारत के ऊर्जा परिदृश्य में जहां ज्यादातर राज्य स्वामित्व वाली यूटिलिटीज भारी घाटे में चलती हैं, वहां किसी सरकारी ट्रांसमिशन कंपनी का इतने लंबे समय तक ये रेटिंग बनाए रखना एक बहुत ही असाधारण बात है। ये रेटिंग निश्चित रूप से चौंकाने वाली है, क्योंकि आमतौर पर ना डिस्कॉम्स और सरकारी बिजली कंपनियों का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में कर्ज और बेल आउट पैकेज की तस्वीर आती है। हाँ, वो पुरानी GEB वाली छवि। बिल्कुल। तो गेटको और गुजरात के पावर सेक्टर ने आखिर इस AA+ स्टेबल वित्तीय अनुशासन को बनाए कैसे रखा? इसका पूरा श्रेय एक बहुत
पारदर्शी, और सख्त रेगुलेटरी ढांचे को दिया जाना चाहिए। GERC ये सुनिश्चित करता है कि हर साल एकदम समय पर टैरिफ ऑर्डर पास किए जाएं। इसमें सबसे अहम प्रक्रिया होती है ट्रू अप की। ट्रू अप, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि पिछले साल कंपनी ने बिजली खरीदने और पहुंचाने में जो असल खर्च किया ना, उसका अनुमानित खर्चों से एकदम सटीक मिलान किया जाता है और उसी के आधार पर अगले साल का टैरिफ तय होता है। अच्छा, इसी को शायद कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ कहा जाता है। एकदम सही। यानी यूटिलिटी को बिजली पैदा करने और ग्राहकों तक पहुंचाने में जो वास्तविक लागत आ रही है वो बिल में स्पष्ट रूप से झलकती है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं रहती। जी, और इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण मैकेनिज्म है फ्यूल और पावर परचेज प्राइस एडजस्टमेंट, जिसे FPPA कहते हैं। इसका क्या काम है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले या गैस के दाम अचानक बढ़ जाने से अक्सर बिजली कंपनियों का पूरा बजट बिगड़ जाता है, लेकिन FPPA के कारण ईंधन के बढ़े हुए दामों का बोझ यूटिलिटी को अकेले अपने सिर पर नहीं उठाना पड़ता, बल्कि उसे बहुत पारदर्शी तरीके से बिल में एडजस्ट कर लिया जाता है। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और इन नीतियों के साथ साथ मुझे लगता है GUVNL का एक छाता कंपनी या अम्ब्रेला कंपनी के रूप में काम करना भी एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा देता है। हाँ, कैसे भला? देखिए, 4 अलग-अलग डिस्कॉम्स को अपनी अपनी बिजली खरीदने के लिए अकेले बाजार में नहीं जाना पड़ता। GUVNL उन सभी के लिए एक साथ बहुत भारी मात्रा में पावर खरीदती है। अच्छा, तो बल्क परचेजिंग हो रही है। हाँ, जिससे उन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का सीधा लाभ मिलता है और बिजली की प्रति यूनिट खरीद लागत अपने आप कम हो जाती है। और इसी मजबूत वित्तीय बुनियाद का परिणाम है कि गेटको आज करीब 1000 बिलियन रुपए के विशाल कैपेक्स प्लान पर काम कर रहा है। 1000 बिलियन? जी हाँ, इसके तहत वे आने वाले कुछ ही सालों में 55,000 सर्किट किलोमीटर नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने वाले हैं और 800 से ज्यादा नए सबस्टेशन ग्रिड में जोड़ने की योजना बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब बिना किसी बेल आउट पैकेज के संभव हो रहा है। सच में ये तो एक मिसाल है। अगर इस पूरे केस स्टडी का सार निकाला जाए ना, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि पावर सेक्टर में सुधार केवल भारी भरकम बजट या नई मशीनें खरीद लेने से नहीं आता। बिल्कुल नहीं। इसके लिए वित्तीय अनुशासन, सामाजिक जरूरतों की गहरी समझ, कठोर संस्थागत सुधार और इन सभी को एक साथ जमीन पर लागू करने की प्रशासनिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। जब ये सारे तत्व एक साथ मिलते हैं, तभी स्तर का स्थायी परिवर्तन देखा जा सकता है। आज का ये विश्लेषण वास्तव में बुनियादी ढांचे के विकास की एक मास्टर क्लास जैसा रहा है। 2001 के उस गहरे वित्तीय संकट से निकलकर 99% से अधिक ग्रिड उपलब्धता तक का सफर। जी। JGY के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण और स्काई के जरिए किसानों को ही ऊर्जा उत्पादक बना देना, ये सब एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। एकदम सही कहा आपने। तो इस विस्तृत चर्चा का समापन हम एक ऐसे विचार के साथ कर सकते हैं जो श्रोताओं को भविष्य के ऊर्जा परिदृश्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। वो क्या विचार है? देखिए, गेटको जिस गति से स्काई योजना के तहत सोलर फीडर्स को बढ़ावा दे रहा है और अपने पूरे ग्रिड नेटवर्क को फाइबर ऑप्टिक्स और डिजिटल सबस्टेशंस के जरिए ऑटोमेट कर रहा है, तो क्या भविष्य में कोयले और गैस से चलने वाले उन बड़े-बड़े सेंट्रलाइज्ड पावर प्लांट्स की कोई जरूरत ही रह जाएगी? यह ऊर्जा क्षेत्र के भविष्य का शायद सबसे प्रासंगिक और विचारणीय प्रश्न है। हम डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। क्या आने वाले 10 या 15 सालों में अगर कोई सोचे तो ऐसा परिदृश्य देखने को मिल सकता है जहां गांवों के छोटे छोटे डिजिटल सबस्टेशंस और किसानों के खेतों में लगे सोलर पैनल्स ही मिलकर पूरे राज्य की ऊर्जा जरूरत को पूरा करने वाले मुख्य पावर स्टेशन बन जाएंगे। ये सोचना ही अपने आप में बहुत रोमांचक है। हाँ ना, वो पुराना डूबता हुआ मालवाहक जहाज अब न केवल आधुनिक स्पीड बोट्स में बदल चुका है, बल्कि ऐसा लगता है कि ये स्पीड बोट्स अब पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने लगी हैं और पावर सेक्टर के एक बिल्कुल नए भविष्य का रास्ता दिखा रही हैं। बिल्कुल, और इस दिशा में अभी और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिस पर श्रोताओं को स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए और आगे की रिसर्च भी करनी चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।